एक जनरल मैनेजमेंट पार्ट 1 का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्टर करना, कंट्रोल करना किस चीज़ को, अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नेचर का हो, किसी भी टाइप का हो, किसी भी स्ट्रक्चर का हो। 5M का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। 5M कौन कौन से? मेन, मशीन, मटेरियल, मनी और मेथड। इन सब का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए ये मैनेजमेंट हमें बताता है। फिर मैनेजमेंट के बहुत सारे डेफिनेशंस देखे थे, इसमें 2 डेफिनेशन अच्छा शॉर्ट में था। एक तो था कि हेनरी फेयल का था, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। राइट, इट वाज बाय हेनरी फेयल। और पीटर एफ ड्रकर का था, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेस बिजनेस एंड मैनेजेस वर्कर एंड वर्क। फिर एक और था, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। हेरोल्ड कुंज का, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो ये डेफिनेशंस था। उसको मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? फॉर द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रक्चर्ड एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन, देन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कॉस्ट के रिडक्शन और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए, मतलब इनोवेशन के लिए भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। एडॉप्शन टू चेंज फॉर सर्वाइवल एंड इनोवेशन। इतना ग्लोबल इन्वायरमेंट इतना फास्ट तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर एडॉप्शन करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। डेलीगेशन ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू डिलीवर अ टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव को डिलीवर करने के लिए, वर्क का डेलीगेशन करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। अपना स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देखा था कि मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं, जहाँ से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये इंटररिलेटेड फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के अंदर, इसलिए मैनेजमेंट को एज ए प्रोसेस बोलते हैं। मैनेजमेंट एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि ये अवेलेबल रिसोर्सेज को क्या करता है, ऑप्टिमम यूज़ करने की बात करता है। मैनेजमेंट एज ए टीम है ऑब्वियसली, मैनेजमेंट एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन है, एंड मैनेजमेंट एज ए ग्रुप भी है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज ए साइंस। साइंस किसी चीज़ को क्यों कहते हैं कि बिकॉज उसके 4 बेसिक फीचर होते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, वो एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होता है, और उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है, और प्रिडिक्टेबिलिटी और वैलिडिटी का टेस्ट उसमें कर सकते हैं। सेम वैसे मैनेजमेंट में भी होता है, बट चूंकि मैनेजमेंट ही इंसानों से डील करता है, इसलिए उसका कॉज एंड इफेक्ट और प्रोडक्टिबिलिटी, एग्जैक्ट प्रोडक्टिबिलिटी करना मुश्किल है। इसलिए मैनेजमेंट एक कंप्लीट साइंस तो नहीं है, बट यस, मैनेजमेंट इज ए साइंस। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट में भी जैसे प्रैक्टिकल स्किल सेट का इस्तेमाल करके आपको कोई चीज़ बनाना होता है, उसी तरह मैनेजमेंट में भी आपको पर्सनल स्किल और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच को इस्तेमाल करके आपको मैनेजमेंट करना होता है। देन मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, जैसे हालांकि ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है जैसे डॉक्टर, सीए एक्सेट्रा इन लोगों के जैसे, बट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल। हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है, गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, एक पूरा एज ए टीम मिल के काम करती है मैनेजमेंट के लिए, और डायनेमिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स है मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का। ऑब्जेक्टिव 3 पर्सपेक्टिव से देखा था हमने, कि एक तो ऑर्गेनाइजेशनल के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से क्या है, और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, और ऑर्गेनाइजेशन के जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके लिए बेनिफिशियल बनना, जैसे एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, कस्टमर, गवर्नमेंट, इन सबका लिए कैसे बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएँ, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या था? सोशल ऑब्जेक्टिव था कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो सोसाइटल नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों का, और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको फुलफिल करना, ये भी मैनेजमेंट का काम है। और इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में है, ये स्पेशली एम्प्लॉय से रिलेटेड है कि एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस क्या है, एम्प्लॉय का जो प्रमोशन है, एम्प्लॉय का जो रेम्यूनरेशन है, वो अप्रोप्रिएट मैनर में होना चाहिए। ये भी क्या है, मैनेजमेंट का एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है।
ठीक है, फिर आते हैं अदर ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट के। जैसे ये तो बेसिक सी बात है भाई कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम कॉस्ट करना, और एम्प्लॉयर का बेनिफिट, दोनों का बेनिफिट हो जाए, इफेक्टिवनेस बढ़े, रिस्क कम हो, फ्यूचर प्लानिंग बेटर तरीके से हो, विजन बढ़िया सेट हो। ठीक है, अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में आते हैं सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इनका ढेर में टॉप लेवल का मेन काम क्या होता है? विजन, मिशन, पॉलिसी सेट करना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और पॉलिसी बनाना। मिडिल लेवल होता है डिपार्टमेंटल और ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, ये टॉप लेवल और लो लेवल के बीच के होते हैं। और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लान सेट करता है उसको टॉप लेवल के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कराना इनका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन चैनल के भी की तरह काम करते हैं टॉप और लोअर लेवल के बीच में। लोअर लेवल होते हैं सुपरवाइजर और सेक्शनल ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट। तो ये इनका काम होता है जॉब, डिफरेंट वर्कर को डिफरेंट जॉब से असाइन करना, या फिर जो वर्कर्स को प्रॉब्लम हो रही है वो मिडिल लेवल को कम्युनिकेट करना, सो दैट मिडिल लेवल टॉप लेवल को कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू क्या था, हमने देखा था ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैनेजमेंट और मॉडर्न व्यू ऑफ मैनेजमेंट, दोनों के बीच में डिफरेंस को समझने की कोशिश करी थी। तो ट्रेडिशनल व्यू कंसिडर्स मैनेजमेंट एज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, जबकि मॉडर्न व्यू कंसिडर मैनेजमेंट एज अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग इट प्रोडक्टिव, एफिशिएंट एंड फंक्शनल। और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में ट्रेडिशनल भी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को मैनेजमेंट कहता था, जबकि मॉडर्न व्यू क्या है कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रॉपर इंटरनल इन्वायरमेंट, मोबिलाइजिंग मॉडर्न ट्रेडिशनल व्यू कहता था कि ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स को बेहतर तरीके से यूज़ करना ही मैनेजमेंट है, जबकि मॉडर्न व्यू कहता है कि इन लोगों को यूज़ के साथ साथ जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके साथ कोप अप करना भी मैनेजमेंट का ही एक टास्क है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के 3 थ्योरीज हैं, जो ओल्ड थ्योरीज 3 थ्योरीज हैं। इसमें आता है क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच में 3 ऑथर्स थे, 3 फिलोसोफर्स या 3 मैनेजमेंट गुरु हुए, जिसमें F.W. टेलर थे जिनका साइंटिफिक मैनेजमेंट था, हेनरी फ्योल थे जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी था, और ब्यूरोक्रेसी मॉडल किसका था? मैक्स वेबर का था। कंट्रीब्यूशन बाय क्लासिकल थ्योरी, और उसमें हमने देखा था ये चार्ल्स बैबेज, रॉबर्ट ओवन, इनको छोड़ते हैं। और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका था? F.W. टेलर। इसमें बेसिकली उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1911 में, और इन्होंने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। और साइंटिफिक मेथड से, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनका क्या था कि साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मैक्सिमम प्रोडक्शन इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू गेट ग्रेटेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि इनका जो F.W. टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था उसका स्ट्रक्चर क्या था। तो इन्होंने पहले तो फेयर डे टास्क डिटरमाइन करने के लिए बोला, पहले बोला कि हर एक वर्कर का एक स्टैंडर्ड टास्क डिटरमाइन करना चाहिए, और इसके लिए 3 स्टडी बोला उन्होंने कि 3 स्टडी के बेसिस पे फेयर डे टास्क डिटरमाइन करना चाहिए। कौन कौन से? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी। फिर साइंटिफिक सिलेक्शन, फिर जो वर्कर हैं उनको साइंटिफिक और तरीके से सेलेक्ट कीजिए, और उनका ट्रेनिंग भी साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। बेसिकली साइंटिफिक तरीका मतलब क्या? जैसे उसमें क्या है कि डेटा कलेक्ट कीजिए, डेटा को एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन कीजिए। तो ये साइंटिफिक एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्क। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिर फंक्शनल फोरमैनशिप। हाँ, एक ये था कि फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या था कि फोरमैन्स ऐसा नहीं है कि 10 डिवीज़न का एक सिंगल फोरमैन है। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं,
नंबर ऑफ फोरमैन्स इंक्रीज करने होंगे, वेरियस डिपार्टमेंट का वेरियस फोरमैन अलग अलग होगा। इससे क्या होगा कि फोरमैन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से काम कर पाएगा और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट बताया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो वर्कर स्टैंडर्ड जो उसका काम है उससे ज़्यादा कर पा रहा है या फिर उतना ही कर पा रहा है, तो जो मैक्सिमम रेट है पीस रेट, उसके हिसाब से उसको सारे ही प्रोडक्शन के लिए पेमेंट करना चाहिए। और जो वर्कर कम स्टैंडर्ड से कम कर रहा है प्रोडक्शन, उसको जो लोअर रेट है, लोअर पीस रेट है, उससे पेमेंट करना चाहिए। ये इनका था। अदर साइंटिफिक वर्क्स इनके क्या रहे, अदर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क है, फ्रैंक लीलन गिलब्रेथ छोड़ते हैं इनको, हेनरी गैंट को भी छोड़ते हैं। मेरिट क्या है, हायर प्रॉफिट होगा, मोर प्रोडक्शन होगा, ठीक है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा। इसमें डिमेरिट क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट छोटे एम्प्लॉयर्स के लिए अनसस्टेनेबल है और इंसानों को एक मशीन की तरह ट्रीट करता है। अब आते हैं, दूसरा था हमने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी देखा था, इसमें कौन था, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दिया, ठीक है, और इसको फंक्शनल या प्रोसेस अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने बुक लिखा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है, और इन्होंने पूरे मैनेजमेंट को 5 भागों में डिवाइड किया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये 5 भागों में पूरे मैनेजमेंट को डिवाइड किया और 14 प्रिंसिपल्स थे इनके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। वो कौन कौन से थे 14 प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेमुनरेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गुड, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी की प्रॉपर हायरकी होना चाहिए इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए, तो दिस वाज स्केलर चेन। एंड ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, इनिशिएटिव, स्पिरिटेड एकॉप्स मतलब टीम स्पिरिट। ये इनके 14 प्रिंसिपल्स थे, किसके, हेनरी फ्योल के। एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फ्योल का ये क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या है, फ्योल और टेलर के बीच में डिस्टिंक्शन क्या था, तो बेसिकली एफ.डब्ल्यू. टेलर ने शॉप फ्लोर या फिर जहाँ पे काम हो रहा है वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, जबकि टेलर ने कहाँ सोचा, टॉप मैनेजमेंट का मैनेजमेंट के फंक्शंस के ऊपर फोकस किया। टेलर बॉटम ऑफ इंडस्ट्रियल हायरार्की पे से अपवर्ड की तरफ कैसे मूव करें, उनसे कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, इसके लिए काम किए, इसके ऊपर उनका फोकस था। बट जबकि फ्यूल का कंसंट्रेशन सीईओ और वर्क डाउनवर्ड, मतलब टॉप से लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ फ्यूल, हेनरी फ्यूल का था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंदर, और साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहा था कि बॉटम से टॉप की तरफ। हाँ, तो टेलर का मेन एम था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और वेस्टेज को एलिमिनेट करना। फ्यूल का था कि यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट डेवलप करना चाहते थे। टेलर कॉल्ड हिज फिलॉसफी एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्यूल डिस्क्राइब्ड एज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, टेलर की थ्योरी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बट हेनरी फ्यूल की जो थ्योरी थी वो अभी भी एज इट इज़ माना जाता है। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल किसका था, ये मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, चेन ऑफ कमांड होना चाहिए, पर्सनल और ऑफिशियल प्रॉपर्टी का सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट रूल्स का एप्लीकेशन होना चाहिए, सिलेक्शन और प्रमोशन जो होना चाहिए बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ना कि किसी पर्सनल रिलेशन और बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए, ट्रेनिंग इन जॉब रिक्वायरमेंट एंड स्किल, जॉब के अंदर ट्रेनिंग भी होना चाहिए, ये इन्होंने लिखा। फिर क्लासिकल थ्योरी के हमने लिमिटेशंस देखे थे कि क्या था कि ये इंसानों को एज ए मशीन देख रहे थे। फिर इनका मानना था कि भाई इंसानों क्या नाम है, लेबर्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनका पैसा ही सब कुछ है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को उन लोगों ने इग्नोर किया क्लासिकल थ्योरिस्ट ने, जैसे कि अदर दैन मनी कुछ भी इन्होंने फोकस नहीं किया जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, मतलब लेबर्स को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ मनी एज ए सिंगल फैक्टर इन्होंने कंसीडर किया था। तो यही सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी क्लासिकल थ्योरिस्ट की। तो अब इसको पूरा करने के लिए न्यू क्लासिकल थ्योरी आया। इसमें हमने देखा कि बिहेवियरल साइंस और ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट,
इसको इन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ पैसा ही नहीं है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, पैसे के अलावा ह्यूमन रिलेशंस हैं, बिहेवियरल चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं एक एम्प्लॉय को। तो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में क्या है, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट डील्स विथ फाइंडिंग वेज विच विल इनकरेज बेटर परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर। ठीक है, improving working condition in ways other than monetary factors like lowering working hours, introducing rest period, or enhancing social interaction at work lead to improved productivity. Elton Mayo और Mark Parker are the main contributor of human relation approach. ठीक है, encourage better performance of workers. बेसिकली एचआर मॉडल में क्या था कि एचआर मूवमेंट में कि कैसे आप वर्कर की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस पे एल्टन मायो को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहा जाता है, और इन्होंने हाउथर्न स्टडीज़ किया था। हाउथर्न स्टडीज़ बेसिकली क्या था, इससे ये था कि जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं वो कितना इफेक्ट करती है। हाउथर्न इफेक्ट इज व्हेन सब्जेक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट स्टडी अटेम्प्ट टू चेंज इंप्रूव देयर बिहेवियर सिंपली बिकॉज इट इज़ बीइंग इवेल्युएटेड और स्टडीड। ये हाउथर्न इफेक्ट का कंक्लूजन देखते हैं। इसमें क्या था कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ओनली गुड फिजिकल वर्किंग कंडीशंस आर नॉट इनफ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, द इनफॉर्मल रिलेशन अमंग द वर्कर्स इन्फ्लुएंस द वर्कर्स बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस मोर दैन द इनफॉर्मल रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज विल परफॉर्म बेटर इफ दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। ठीक है, अब बिहेवियर, इसके बाद हाउथर्न स्टडीज किसका था, किसने किया था हाउथर्न स्टडीज? इट वाज बाय एल्टन मायो। बिहेवियरल साइंस मॉडल किसका था? एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ह्यूमन रिलेशन मॉडल था, और इट एम्फसाइजेज ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और इट इंक्लूड्स स्टडिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मेनी सोशियोलॉजिस्ट and psychologists like Maslow, Douglas, McGregor, Racine, Keith Davis, Chester Bernard, etc. have contributed to the development of this approach. Basic feature of this approach are: an organization is a socio-technical system. There should be a good relationship between organizational goals and human needs. Basic feature of this approach क्या है कि socio-technical। ठीक है, बेसिकली बिहेवियरल साइंस मॉडल में क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा नहीं है कि फॉर्मल प्लेस है, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन एक सोशियो टेक्निकल, मतलब एक सोशल गैदरिंग भी है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कोई नहीं रोक सकता, कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल। ठीक है, मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंटरपर्सनल ग्रुप बिहेवियर ऑफ द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच में क्या है कि कुछ जैसे अब्राहम मास्लो की मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, इसमें इसको नीड हायर की थ्योरी भी बोलते हैं, मास्लो की जो मोटिवेशन थ्योरी है। इसमें बेसिकली क्या है कि ह्यूमन नीड्स आर मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड इंटररिलेटेड, एंड नीड्स फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और हायरार्की। एज सुन एज वन नीड इज सेटिस्फाइड एनदर नीड इमर्जेस, और एक सेटिस्फाइड नीड इज नॉट अ मोटिवेटर, एंड वेरियस नीड लेवल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड ओवरलैपिंग। फिर डॉगलस मैकग्रेगर का XY मोटिवेशन थ्योरी था। फिर रेंसिस लिंकर्ट्स का लीडरशिप स्टाइल। इसमें इन्होंने बताया कि चार तरह की लीडरशिप स्टाइल होती है कि एक्सप्लॉयटेटिव, ऑटोक्रेटिक। इसमें क्या होता है कि सबऑर्डिनेट को कुछ समझा नहीं जाता, कोई पार्टिसिपेशन नहीं उनका डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि उनको ऊपर लीडर को कॉन्फिडेंस नहीं होता है। फिर बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक क्या होता है कि मैनेजमेंट हैज़ कंडेंसेंडिंग कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स, मतलब बहुत मिनिमम कॉन्फिडेंस है, एंड जस्ट एज ए मास्टर हैज़ टुवर्ड्स अ सर्वेंट, बस इतना कॉन्फिडेंस है कि एक मालिक को अपने नौकर के लिए जितना कॉन्फिडेंस रहता है सिर्फ उतना ही कॉन्फिडेंस है। पार्टिसिपेटिव में क्या है कि एम्प्लॉयज़ आर अलाउड टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन डिसीजन अफेक्टिंग देयर लाइफ्स। डेमोक्रेटिक में है कि फुल कॉन्फिडेंस होता है लीडर को अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर, और वो उनसे प्रॉपर पूरे डिसीजन मेकिंग में डिस्कशन करता है। ठीक है, एक लिंकिंग पिन कॉन्सेप्ट डेवलप किया। बेसिकली लिंकिंग पिन में क्या था कि एक पर्सन चार मतलब मल्टीपल जो ग्रुप्स हैं उसका मेंबर रहता है, और सो दैट चारों अलग अलग जो उनके गुड प्रैक्टिसेस और बैड प्रैक्टिसेस है उसको कम्युनिकेट कर सके। तो बेसिकली ही एक्ट एज ए लिंकिंग पिन बिटवीन ऑल द ग्रुप्स। न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट का क्या लिमिटेशन था, ये इन भाई साहब का क्या लिमिटेशन था कि इन लोगों ने अब
मनी को छोड़ के बाकी जो अदर चीज़ें हैं उनको ही एज ए मोटिवेटर माना, बस मनी को तो इग्नोर ही कर दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने ह्यूमन वहीं कि इग्नोरिंग मॉनेटरी इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स और ओवर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन वेरिएबल। एम्प्लॉय फोकस्ड अप्रोच मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर मैनेजमेंट टू रिमूव कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जबकि कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है। तो इन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरी नहीं दिया, ये इनका लिमिटेशन है। और ये लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस था, नॉट ऑन मिडिल और अपर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये फिर हमने देखा था क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरीज के बीच में जो डिफरेंसेस थे कि इसका फोकस क्या है। क्लासिकल का इकोनॉमिक और फंक्शनल डिमांड्स, न्यू क्लासिकल का इमोशनल और ह्यूमन एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर इम्पर्सनल, इनका सोशल या इनफॉर्मल। इम्फेसिस था क्लासिकल का डिसिप्लिन और साइंस और रेशनलिटी, जबकि न्यू क्लासिकल का था सोशल नीड्स, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन। एप्लीकेशन ऑटोक्रेटिक, इनका डेमोक्रेटिक। डिटेल्स साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, 3 थे क्लासिकल में। और इसमें न्यू क्लासिकल में भी 3 है कि हाउथॉर्न है, ह्यूमन रिलेशन है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। वर्कर का गोल क्या है, मैक्सिमम रेमुनरेशन क्लासिकल में, और नॉन न्यू क्लासिकल में अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब आते हैं मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में क्या है कि फोकस ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वर्कर एंड एनवायरमेंट। इक्वल ये मैन और टेक्नोलॉजी के ऊपर इक्वल इम्फेसिस देती है मॉडर्न थ्योरीज। इसमें 3 थ्योरी है, मैथमेटिकल अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या कंटिजेंसी अप्रोच। और कंटिजेंसी मैथमेटिकल अप्रोच में क्या है कि इसमें क्या है कि साइंटिफिक बेसिस मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। क्वांटिटेटिव अप्रोच रिलाइज ऑन, जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है उनका किस चीज़ पर रिलाई करती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी। तो इसमें जैसे कुछ क्वांटिटेटिव अप्रोच हैं कि जैसे एक है PERT है, CPM है। PERT मतलब प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और दूसरा है CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। PERT कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक्टिविटी के जो टाइम टेकन इन एक्टिविटी हमें पता नहीं होता है, तो प्रोबेबिलिटी मेथड को इस्तेमाल करके हम उसका जो एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं और उससे कंप्लीशन ऑफ ईच एक्टिविटी हम एस्टिमेट करते हैं। CPM जो होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, उसमें हमें स्टार्ट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी कैन बी डिटरमाइंड, जैसे अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट पॉसिबल स्टार्ट टाइम, EST और LST दोनों ही हमें पता होता है। फिर इस मेथड को हम क्रिटिकल पाथ मेथड को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्रिटिकल पाथ मतलब क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है, लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड होता है, ठीक है। इसके लिमिटेशंस क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में 2 चीज़ें होती है, एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि बेसिकली प्राइमरी डील्स विथ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड सिमिलर फील्ड्स, 6 सिग्मा अप्रोच को इसमें यूज़ किया जाता है। और जबकि MIS में क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन जनरेट करके उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं मैनेजर्स। इनके लिमिटेशन क्या है कि ये ह्यूमन एलिमेंट पे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मेक्स डिसीजन मेकिंग एज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। अब आता है दूसरा है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक सब सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं, जो कि सारे सब सिस्टम क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट है और कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स अंडर विच system operates, तो a system receives input in term of material, energy, information, post which undergoes a transformation process and generates an output which in turn serves as a input to some other system. Chester Bernard was the first one to utilize system approach in management. कौन थे, चेस्टर बर्नार्ड, ये सिस्टम अप्रोच को यूज करने वाले पहले पर्सन हुए। अब आते हैं कॉन्टिजेंसी अप्रोच। क्या है कि इसमें बोलता है कि भाई जो एक मैनेजर है वो डिसीजन मेकिंग के लिए कोई भी स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड है कि इस सिचुएशन में हमेशा इस तरह के डिसीजन लेने हैं, बल्कि डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एक मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये कहता है कंटिजेंसी अप्रोच। तो इसका लिमिटेशन क्या है कि भाई इसका कोई थ्योरेटिकल बेस नहीं है और ये उसको लगता है कि मैनेजर साहब को सब पता है और वो जो डिसीजन लेंगे वो सही डिसीजन होगा। वो जो डिसीजन लेंगे वो बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर सबको कंसीडर करके डिसीजन लेंगे। सो दिस वाज कंसिडर्ड कंटिजेंसी अप्रोच।
फिर अदर कंट्रीब्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने MBO देखा था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसको ओरिजिनेट किसने किया था? पीटर ड्रकर ने किया था। इसमें क्या है कि सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजमेंट के लेवल्स के लोग हैं, सब लोग मिल के डिसीजन लेते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, तो इसको MBO बोलते हैं। थ्योरी ऑफ टॉम पीटर्स का थ्योरी क्या था? इन्होंने लिबरेशन मैनेजमेंट दिया, विच चैलेंजेस एंड रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इनहिबिट पीपल्स क्रिएटिविटी। ऑर्गेनाइजेशन एक्सेटर शुड बी फ्लेक्सिबल। टॉम पीटर कहते हैं कि टॉम पीटर का जो लिबरेशन मैनेजमेंट है वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। रोल ऑफ मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी मिंचबर्ग, अ वेल इन मैनेजमेंट रिसर्चर। इन्होंने कहा कि 3 तरह के रोल होते हैं, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल और डिसीजन रोल्स। तो इंटरपर्सनल रोल क्या होता है? इसमें होता है फिगर हेड। मैनेजर वर्क एज ए फिगर हेड मैनेजमेंट एंड एज अ लीडर एंड एज अ लाइजन एज अ ही। इसका एक रोल होता है कि लाइजनिंग करना भी, लाइजनिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच, जैसे कस्टमर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच, एम्प्लॉयज़ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच। तो ये सारे मैनेजर्स का रोल होता है। इन्फॉर्मेशनल रोल क्या है कि मॉनिटर करना, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी चल रही है उसको मॉनिटर करना। फिर डिसेमिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो उसको कैसे डिसेमिनेट करना है, उसको बताना कि भाई ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए यूज़फुल है और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके किसको क्या काम करना है। फिर स्पोक्स पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बोलने, स्पोक्स पर्सन का काम कौन करता है? मैनेजर करता है। और डिसीजन रोल है कि इंटरप्रेन्योर, ही एक्ट एज एंटरप्रेन्योर एंड डिस्टर्बेंस हैंडलर एंड रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। सो दिस इज मिंचबर्ग मॉडल। फिर फिर हमने ये हमारा कंप्लीट हो गया रिवीजन।